हेलो गाइज, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 करेंगे, साइंस का, विज्ञान का। उसका नाम क्या है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बेसिक चीज़ें देखेंगे। आपको सारे नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में याद करा दूंगा। एकदम प्रॉपर मेथड से हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अपन सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब उत्पाद में जो भी अपने पास में पदार्थ बन रहे हैं उनके गुणधर्म, अभिकारक के जो गुणधर्म होते हैं उनसे अलग होंगे। जैसे ये भूरा रंग का है रिएक्टेंट, तो वो मतलब अभिकारक अगर भूरा रंग का है तो उत्पाद जो बने वो नीला रंग का बन जाए। तो हो गया ना, देखो गुणों में परिवर्तन हो जाए। अब देखते हैं अपन अभिकारक क्या चीज होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो भी हिस्सा लेते हैं। अपन एक एग्जांपल से समझे, अगर मान लो दो लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, ये कर रहे हैं लड़ाइयाँ दोनों, ठीक है। तो ये मान लो उनके बीच में एक अभिक्रिया होती है, ये दोनों लड़ते हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं। तो इसने इसके पत्थर मारा, तो मान लो ये पहले वाले का सर फूट गया, ठीक है। तो ये उत्पाद तो क्या बना कि फूटा हुआ सर, और जो पार्ट कौन ले रहा है? ये दो आदमी पार्ट ले रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे अभिकारक, और ये जो उत्पाद बन रहा है ना, ये वाला उत्पाद ये बनेगा। इसका मान लो पैर टूट गया, इधर वालों का एक पैर ही बचा है इसका, तो ये तो बना उत्पाद। मतलब जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उनको तो बोलते हैं अभिकारक। मतलब जो दो लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे वो तो हो गया अभिकारक, और एक का सर फूटा और एक का टांग टूटा, तो जिस लड़ाई के बाद में जो प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ? एक का सर फूटा और एक का टांग टूट गया, मतलब वो हो गए उत्पाद। तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी होता है मतलब उनको तीर के निशान के आगे लिखते हैं, ठीक है, और पहले अभिकारकों को लिखते हैं तीर के निशान के पहले। तो ये तो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और ये इनका प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उनको बोलते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भोजन का पाचन करना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, अपन जो सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है? ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देख लेते हैं कि अपन को कैसा पता लगेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखो, या तो रिएक्टेंट है, मान लो इधर तो क्या है, ये है ए और बी, ये मान लो अभिकारक है, और ये सी और डी बना, ये उत्पाद बना, ठीक है। तो या तो इनकी अवस्था अलग रहेगी, इनकी अवस्था अलग, या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड और एक्वास है, तो मान लो ये दोनों गैस हैं, तो ये इधर जाके लिक्विड बन जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस अवस्था है तो वो लिक्विड अवस्था में बदल गया। रंग में परिवर्तन हो सकता है, मान लो ये दोनों भूरे रंग के हो, इधर जाके पिंक हो जाए, ये भूरे का हो, ये लाल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन, मतलब कोई भी गैस निकल सकती है। तो इन सब चीज़ों से अपन को रासायनिक अभिक्रिया का पता लग सकता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब अपन देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, या तो शब्द समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, या फिर रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। शब्द समीकरण में क्या लिखेंगे? जैसे देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये अपन हिंदी में लिख रहे हैं, और यहाँ पे तीर का निशान है, ठीक है। इसके आगे उत्पाद बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इधर LHS में तो क्या है? अभिकारक है, और इधर RHS में उत्पाद है। ये तो हो गया शब्द समीकरण लिखने का मेथड। और रासायनिक समीकरण लिखने का मेथड क्या होगा? रासायनिक समीकरण लिखने का मेथड होगा, जिंक है यहाँ पे, उस तत्व है ये जिंक, इसके प्रतीक के साथ लिखेंगे इसको जिंक, प्लस ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे H2SO4, ठीक है। और ये क्या बन रहा है? ये इधर प्रोडक्ट बनेगा जिंक ZnSO4 प्लस H2, ये RHS में लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये तो अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। इस तरीके से अपन रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, और ये होता है शब्द समीकरण के रूप में। अब अपन देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, क्या होता है रासायनिक समीकरण। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है,
अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या फिर अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो तत्वों का प्रतीक के साथ में, और अभिकारक और उत्पादों का रासायनिक सूत्र के साथ में, और भौतिक अवस्था के साथ में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरी चीज, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आगे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यह होता है। अब अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, तो क्यों जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखो क्या बोलता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है, ठीक है, और ना ही विनाश हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को, मान लो एक अभिक्रिया में इधर लिखता हूँ H2 प्लस O2, ये यहाँ पे लिख दिया मैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, मान लिया यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब ये अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो समान नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखो, यहाँ तो द्रव्यमान O2 का कितना है 32, और यहाँ पे देखो इस H2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 16 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 32 होना चाहिए, तभी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा ना। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बन सकता है और ना ही द्रव्यमान की क्षति हो सकती है, मतलब विनाश हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक और उसके पश्चात मतलब उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे अपन। तो चरण 1 में देखो क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। ये मैंने रासायनिक समीकरण लिख दिया Fe प्लस H2O, तीर का निशान लगा दिया, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, और इनको सबको बॉक्स में बंद कर दिया। अब अपन को ध्यान क्या रखना है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर अपन कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे 4 लगा दूं, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, अपन ऐसा नहीं कर सकते। बॉक्स के अंदर अपन को कोई भी चेंज नहीं करना, अपन कोफिशिएंट पे सिर्फ चेंज कर सकते हैं इसके। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका सेकंड चरण। सेकंड स्टेप में देखो अपन क्या करेंगे, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया है Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। तो चरण 2 में बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करनी है। तो अपन को देखो यहाँ पे तो अपन लिख दिया तत्व है, ठीक है, ये तो मैंने तत्व लिख दिया यहाँ पे तो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पे लिख दिया उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले मैं किसका लिख रहा हूँ, फेरस का लिख रहा हूँ। तो फेरस में देखो अभिकारकों की तरफ कितना है, 1 है सिर्फ, तो ये मैंने 1 यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, और इधर फिर लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन की संख्या, अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे 2 हो गई ना, कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो 2 हो गया हाइड्रोजन की संख्या, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है सिर्फ 1, ठीक है, फेरस में कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, ये है ऑक्सीजन 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं उत्पाद की तरफ, मतलब तीर के निशान के आगे की तरफ देखेंगे अब। तो Fe3 मतलब 3 फेरस परमाणु है, तो देखो फेरस परमाणु के बराबर में मैंने लिख दिया है 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है O4, H2 में कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 4 ऑक्सीजन परमाणु है, तो देखो ऑक्सीजन परमाणु के आगे मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन, Fe3O4 में हाइड्रोजन कोई है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने लिख दिया है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपना चरण 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं चरण 3। अब अपन देखेंगे चरण 3, इसमें देखो क्या बोल रहा है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मतलब सबसे ज्यादा परमाणु किधर है, ठीक है,
सबसे ज्यादा परमाणु अपन ने अभी सेकंड चरण में अपन ने लिखा ही है, फेरस परमाणु उत्पाद की, चाहे किसी भी साइड हो, उत्पाद की साइड हो या प्रोडक्ट इधर अभिकारकों की साइड हो, जिधर परमाणुओं की संख्या ज्यादा है उसके दूसरे साइड में उसी परमाणु की संख्या को इक्वल करना है उचित गुणांक से मल्टीप्लाई गुणा करके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और वो किस साइड में है, आरएचएस के साइड में है। देखो यहाँ पे 4 और पीछे बॉक्स में अपन ने लिखा भी है 4, तो इधर मेरे को 4 ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, इसको उचित गुणांक मतलब 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इधर भी ऑक्सीजन की संख्या और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या इक्वल हो जाए। ठीक है, थर्ड चरण हो गया। अब देखते हैं अपन फोर्थ चरण। चरण 4 में बोल रहा है सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मतलब अपन को वही चरण 3 वाला मेथड ही अपनाना है हर जगह पे। क्या बोलना है, मतलब जिधर भी परमाणुओं की संख्या ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में, मतलब सबसे ज्यादा परमाणुओं वाली संख्या को सबसे पहले संतुलित करना होगा अपने पास में। तो सेकंड नंबर पे देखो फेरस में 3 परमाणु है, तो इधर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फेरस भी इक्वल हो गया, और ऑक्सीजन को अपन ने पहले इक्वल कर दिया था। अब बारी आई है हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट में हाइड्रोजन ही बचा है, तो इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और इधर क्या है 8 हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 अपन ने ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई किए थे तो 8 हाइड्रोजन हो गया। इधर 2 है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से क्या हुआ कि संतुलित अपनी हो चुकी है। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए। देखो 3 फेरस है यहाँ पे भी देखो 3 फेरस है। अब देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो ये देखो 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 इंटू 1 ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है। मतलब परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ तीर के इधर भी और इधर भी सेम होनी चाहिए, तो सेम हो रही है। ठीक है, पांचवें चरण में देखो क्या बोल रहा है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। पांचवें चरण में अब देखो अपनी रिएक्शन तो हो चुकी है संतुलित, अब क्या करेंगे अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखेंगे। ठोस को एस से लिखेंगे मतलब सॉलिड मतलब एस, और द्रव को लिखेंगे लिक्विड तो एल से लिखेंगे। ठीक है, गैसीय अवस्था को किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे मतलब गैस, और जलीय अवस्था को किससे लिखेंगे, एक्वास से अपन लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिख दिया 3F ही है, ये F ही सॉलिड में है, आयरन है सॉलिड में होता है। ठीक है, H2 है यहाँ पे गैस में है, Fe3O4 है ये सॉलिड अवस्था में है, और 4H2 है ये गैस अवस्था में है। इस तरीके से अपन को भौतिक अवस्थाएं भी लिखनी है पांचवें चरण में। छठवां चरण अभी अपन देखते हैं। छठवें चरण में ये बोल रहा है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखना होता है। ये तीर का निशान होता है तो इसके ऊपर मान लो 273 डिग्री सेल्सियस पे अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो लिखेंगे, 1 एटीएम दाब पे करा रहे हैं तो वो अपन लिखेंगे, या फिर कोई उत्प्रेरक लिख रहे हैं जैसे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो तो उसको भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये 6 चरण हो गए। यहाँ पे अपनी रासायनिक जो रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, उनको संतुलित करने का जो चरण होते हैं 6 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। इन 6 चरणों में अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कर सकते हैं संतुलित। तो आपको आशा करता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मतलब 2 चीजें मिल रही होंगी और एक चीज बन रही होगी। संयोजन मतलब 2 चीजें मिलेंगी आपस में तभी तो एक चीज बनेगी। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं, एक नर है एक मादा है, दोनों आपस में मिलेंगे, प्रोडक्ट क्या बनता है, बेबी। तो इस तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। A प्लस बी मिले और ये C बन गया, ये संयोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है, इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं। कोयले का दहन, कार्बन सॉलिड प्लस O2, दहन के लिए अपन O2 ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, तो तीर का निशान लगा के CO2 बना। ठीक है, ये दोनों मिले आपस में और ये CO2 प्रोडक्ट बना दिया। जल का निर्माण H2 प्लस O2, ये दोनों मिले आपस में और H2O बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया अपन ने देख ली है। अब अपन देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक चीज टूटेगा और 2 में वो बट जाएगा। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे ये एक था, ठीक है, ये टूट के B और C बनाया
तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो मिलके एक बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया में एक टूट के दो बनाता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये पूछ भी सकता है एग्जाम में कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या डिफरेंस होता है, तो अपन को ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी इसमें। अब अपन ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी है, तो अपन वियोजन अभिक्रिया देखते हैं कि कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, कि इसमें उष्मा देंगे किसी अभिकारक को और फिर वो टूट जाएगा दो के अंदर। तो अपन उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। देखो ये क्या FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको अगर अपन उष्मा देते हैं तो ये Fe2O3 सॉलिड में कन्वर्ट प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस बनता है। मतलब देखो ये फेरस सल्फेट को उष्मा देने पे क्या क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, SO2 बन गया, SO3 बन गया। ये होगी ना वियोजन अभिक्रिया। दूसरा, और इसमें देखो चेंज क्या हो रहा है, हरा रंग है, ये बुरा लाल रंग में कन्वर्ट हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं CaCO3, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। अगर उसको उष्मा देते हैं अपन तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, ये उष्मीय वियोजन है। आगे अपन और पार्ट देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के। अब अपन देखेंगे विद्युत वियोजन। उष्मीय वियोजन अपन ने देख लिया। विद्युत वियोजन आपको नाम से पता लग रहा होगा कि क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन। उष्मीय वियोजन में उष्मा देते थे जिससे वो टूट जाता था, इसमें विद्युत धारा से वो टूट जाएगा। ठीक है, जो भी अभिकारक होता है। जैसे अपन एग्जांपल लेकर H2O लिक्विड लेते हैं, ठीक है, उसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 गैस और O2 गैस में वो हो जाता है कन्वर्ट। इसको अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये उष्मीय वियोजन का ही बना हुआ है, और इसको विद डायग्राम समझाने के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि उसमें वियोजन को डायग्राम सहित समझाइए। तो अपन को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का मग है, इसके अंदर पानी लिया गया है। ठीक है, और उसमें ये परख नली, दो परख नली लगा दी यहाँ पे, और ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। क्या करेंगे, जैसे ही अपन ये स्विच लगाएंगे ना, तो ये इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि एक परख नली के अंदर में ऑक्सीजन गैस भर जाएगी और एक परख नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो पहले पानी था लिक्विड में, वो क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए, और ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विद्युत वियोजन को परिभाषित कीजिए और विद डायग्राम समझाइए भी। तो ये अपन को पूरा चीज इसमें लिखना पड़ेगा। अब थर्ड अपन देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो इसमें भी अपन को पता लग रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, नाम से पता लग रहा है। तीनों अगर आपको नाम याद है तो आप उनकी परिभाषा इजीली लिख सकते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। AgCl सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अपन सूर्य के प्रकाश में रखते हैं अगर, तो Ag सॉलिड और Cl2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसको, इस रिएक्शन को एक चीज में यूज भी किया जाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन ये रिएक्शन देख लेते हैं। AgBr सॉलिड सूर्य के प्रकाश में रखने पे Ag सॉलिड और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा रंग में बदल जाता है। यह है सिल्वर क्लोराइड AgCl। प्रकाश की उपस्थिति में रखने पे ये AgCl सॉलिड और Cl2 गैस बनती है। इसकी वजह से ये क्या होता है, दूसरा रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है इस अभिक्रिया का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं प्रकाशीय वियोजन को समझाइए दो एग्जाम्पल के साथ। तब अपन को इतना पार्ट लिखना पड़ेगा, ये यहाँ से लेके इतना अपन को लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, तो अपन को ये वाली रिएक्शन इसमें लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब उत्पाद बनेगा, उसके साथ में ऊष्मा भी बनेगी। तो देखो ये प्राकृतिक गैस का दहन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CH4 जिसको मीथेन गैस अपन बोलते हैं प्लस O2, इसका दहन किया जाता है तो क्या क्या बनता है, CO2 बन रहा है, प्लस में H2O बन रहा है, और उसके साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। ऊष्मा निकलने को अपन तीर के निशान से इसे ऊपर की साइड तीर का निशान लगा के दिखाते हैं। दूसरा देखो एग्जांपल इसका, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दो एग्जांपल के साथ समझाओ तो अपन ये कह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बता है, प्राकृतिक गैस का दहन की अभिक्रिया लिखो, और उसके साथ में एक और क्वेश्चन क्या बताया, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो
अपन को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि सब्सन एक उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। फिर अपन को ये अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। C6H12O6 ग्लूकोज है एक्वास फॉर्म में, इसका अगर दहन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन अपन लेते ही है तो ये क्या बनता है CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा का निर्माण होता है। तो उष्मा को अपन तीर के निशान के साथ में ऐसे दिखाते हैं। ये होती है उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। अब अपन देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको अपन नाम से भी देख सकते हैं, नाम से अपन को पता लग रहा है उष्मा शोषी मतलब उष्मा की इसको जरूरत पड़ेगी। उष्मा क्षेत्र में तो क्या उष्मा निकलती है, इसमें उष्मा शोषी है मतलब इसमें उष्मा की अपन को जरूरत पड़ेगी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है उनको अपन उष्मा मतलब प्रकाश या विद्युत ऊर्जा भी उष्मा ही होती है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे हम उनको। अब अपन देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक चीज है वो दूसरी चीज को विस्थापित कर देगा। मतलब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। जैसे मान लो एक शक्तिशाली आदमी है ये, ठीक है, मोटा ताजा है, इसकी बॉडी है। अब एक दुर्बल आदमी है जिसके पास में क्या है, आईफोन है, ठीक है, इसके हाथ में ये आईफोन है। तो ये मान लो यहाँ पे है और ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये शक्तिशाली आदमी इसको कूट के मार के ये आईफोन अपने पास में ले लेगा। तो मान लो ये शक्तिशाली आदमी है, इसने आईफोन ले लिया और उसको बेचारे को ऐसे ही, दुर्बल आदमी था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक शक्तिशाली आदमी एक दुर्बल आदमी को उसकी जगह से मतलब विस्थापित कर देगा, मतलब उसको उसके आईफोन से विस्थापित कर देगा। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी अपन परिभाषा देखते हैं, ऑफिशियल परिभाषा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व मतलब शक्तिशाली आदमी कम क्रियाशील तत्व को मतलब दुर्बल आदमी को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब उसके आईफोन से उसको विस्थापित कर देता है। अब तुम देखो इसका एग्जांपल, Fe सॉलिड है, ये क्या है, शक्तिशाली आदमी है, प्लस Cu ये दुर्बल आदमी है और ये इसका आईफोन SO4, ठीक है। एक बार ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, FeSO4। देखो ये शक्तिशाली आदमी ने आईफोन ले लिया प्लस इस बेचारे गरीब को अकेला छोड़ दिया, तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एक क्रियाकलाप के थ्रू, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये एक परख नली है जिसके अंदर एक धागा बांध दिया गया और धागे से दो लोहे की कील बांध दी, ठीक है। और ये जो विलियन है इसके अंदर में ये कॉपर सल्फेट का विलियन इसमें लिया गया है और उसको एक स्टैंड से बांध दिया गया है ऐसे सीधा, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलियन में ये दो लोहे की कील डाल दी, मतलब बेसिकली ये किया है धागे से बांध के परख नली के अंदर। तो देखो थोड़े टाइम के बाद में इसमें होता क्या है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। मतलब ये लोहे की कील है ना, इसके ऊपर कॉपर की भूरे रंग की परत जम जाएगी और CuSO4 के नीले विलियन का रंग हरा। मतलब ये जो CuSO4 का विलियन है इसका नीला रंग है, अभी ब्लू रंग है इसका, ठीक है, नीला रंग है। थोड़ी देर बाद में कैसा हो जाएगा, ये हरा रंग हो जाएगा, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, वो FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट के नीले विलियन का हरा रंग क्यों हो जाता है, तो अपन को आंसर लिखना है कि FeSO4 के बनने के कारण हो जाता है। यह अभिक्रिया इसमें एक चीज, दूसरा और देखो, ये जिंक प्लस CuSO4, ये जिंक क्या शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील है, CuSO4 ये दुर्बल है और इसके पास आईफोन है। तो देखो ये आईफोन ले लेगा और इस दुर्बल को फेंक देगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, मतलब जिंक अधिक शक्तिशाली है किससे, कॉपर से। तो ये क्रियाकलाप से अपन ने समझ लिया है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाएगी और CuSO4 के नीले विलियन का रंग हरा हो जाएगा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब मैं आपको बताऊंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण होता है ना, वो होता है कैसे, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान की वजह से होता है। समझ में आई बात। इन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान की वजह से होता है। जैसे ये Na2SO4, तो इसमें कौन कौन से आयन बने, Na+ आयन बना एक तो, और एक कौन सा SO4 2- आयन बना, ठीक है। और BaCl2, ये अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो BaCl2 में देखो कौन कौन सा आयन बने, Ba2+ और Cl-, ठीक है। ये आयन्स आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे को आयन्स बनाने तो आते ही नहीं है।
तो देखो इसमें देखो क्या बनेगा, आयनों के आदान प्रदान, मतलब इसका आयन इसके साथ में जुड़ेगा इस Cl के साथ में, और इस ये Ba+2SO4 के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो ये Na+Cl- के साथ में जुड़ के तो क्या बना लेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl प्लस में, और Ba2+SO4 2- के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, BaSO4 सॉलिड बना लेगा। ठीक है, ये NaCl बना लेता है और ये BaSO4 बना लेता है। इस तरीके से आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक का आयन दूसरे के आयन के साथ जुड़ेगा और दूसरे का आयन दूसरे वाले धातु के साथ में जुड़ जाएगा। जैसे देखो सोडियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, वो किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन रहा है, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये BaSO4 है, ये व्हाइट कलर का होगा और ये ऐसा होगा कि ये पानी में घुलेगा नहीं, मतलब ये किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में घुलेगा नहीं, मतलब इसका अवक्षेप बन जाएगा। जैसे अपन पानी में मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी पानी में बैठ जाती है थोड़ा टाइम के बाद, मतलब वो अवक्षेप होता है, वो घुलता नहीं है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आई बात, द्विविस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अब अपन उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया होगी। सेकंड चीज, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो भी क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी उपचयन अभिक्रिया होगी, ये भी हो सकता है कि सिर्फ हाइड्रोजन का ह्रास हो तो भी उपचयन अभिक्रिया होगी, और दोनों भी हो सकता है एक साथ कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी और हाइड्रोजन का ह्रास भी हो गया तो भी वो उपचयन अभिक्रिया ही होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और इस यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कॉपर के पास 0 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन आ गया, 1 ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे कार्बन में 0 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन आ गया। इस तरीके से अपन को पता लग जाएगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, दोनों भी हो सकता है साथ में। ठीक है, उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। सेम उसका अपोजिट क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा होता है, इधर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। अब देखो ये CuO है प्लस H2 है, यहाँ पे Cu बना और यहाँ पे H2O बना, तो देखो इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपचयित, क्योंकि इसके पास हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखो कॉपर के पास 0 ऑक्सीजन है, मतलब ये वाला तो क्या हो गया, ये तो हो रहा है अपचयन अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया क्या हुई, उपचयन नहीं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये मैं नीचे की साइड से बना देता हूँ क्योंकि नीचे अपचयन अभिक्रिया लिखा हुआ है। ठीक है, CuO है तो यहाँ पे Cu मतलब ये तो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे H2 है, इसके पास में 0 ऑक्सीजन है, ये देखो CH2O बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंदर अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। अपचयन का तो आपको पता है, अपचयन तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, या दोनों साथ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो सकती है, एक भी हो सकता है। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि मतलब अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। ठीक है, दोनों हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO कॉपर में अपचयित हो रहा है, कॉपर में अपचयित हो गया ये। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की हानि हो गई इधर, और हानि होती है मतलब अपचयन है। एक चीज आप याद रख लो, उपचयन में ऑक्सीजन वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन कमी होती है। तो दूसरा तो आप अपने आप लिख दोगे कि उपचयन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन कमी होगी, और अपचयन में अगर ऑक्सीजन कमी हो रही है तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। एक आपको याद रखना पड़ेगा दोनों में से, फिर आप दूसरे को करस्पॉन्डिंग अपने आप लिख दोगे।
और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बना रहा है, उपचयित होकर। हाइड्रोजन ये H2 है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयित होकर जल बना लिया। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन ठीक है, और अपचयन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन और अपचयन यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी दो चीजें और बतानी है, उसके बाद में अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अपन देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, मतलब उपचयन अभिक्रियाओं का क्या क्या प्रभाव होता है दैनिक जीवन में। सबसे पहले संक्षारण देख लेते हैं अपन। क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आता है, मतलब कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, आर्द्रता के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में आ जाए, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं भी बताऊंगा आपको दैनिक जीवन में होने वाला। धातुओं की वस्तुओं पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना और तांबे के ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है और उसके उदाहरण भी लिखिए। तो संक्षारण तो कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या नमी, अम्ल के संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है। और लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण के उदाहरण होता है। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। तो ये देखो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, संक्षारण क्या होता है, इसके उदाहरण लिखो और कैसे संक्षारण से बचा जा सकता है वो भी आप उसको उपाय भी लिखो। तो देखो संक्षारण की परिभाषा लिख देंगे, ये उदाहरण लिख देंगे और यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण को धातु से बचाया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ संक्षारण का। जैसे अपनी कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, घर में, उसको बारिश के अंदर अगर अपन बाहर छोड़ देते हैं, बारिश में बाहर छोड़ दिया मान लो, तो वो नमी के और अपनी जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है, तो उसके संपर्क में आने पे इसके ऊपर जंग लग जाती है, तो वो एक संक्षारण का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी आप याद रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कोई भी लोहे की वस्तु है घर के अंदर वो संक्षारित होती है नमी के संपर्क में आने पे। यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। इसमें देखो विकृत गंधिता क्या होता है और इसके रोकने के उपाय, ये क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाते हैं। वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन की नंबर बढ़ता है, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। उसे बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। इसको रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, जो गांव में बाजार में मार्केट में मिलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, उनसे बच सकते हैं। और अपना घरेलू उपाय क्या होता है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के। घरेलू उपाय ये होता है क्योंकि अपन वायुरोधी मतलब जिन बर्तनों में हवा नहीं घुसती है उसमें अपन खाद्य सामग्री को रख देते हैं, बच जाता है। जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल बताऊं तो अपन मट्ठी बनाते हैं घर में, मट्ठी, नमकीन, ये सब चीजों को अपन एक पॉलीथीन के अंदर बंद कर देते हैं ताकि उसके अंदर हवा प्रवेश ना हो और वो नमी युक्त ना हो, मतलब चरचरी बोलते हैं जिनको अपन मारवाड़ी में, तो चरचरी रहे वो, इसके लिए अपन उसको हवा में बंद करते हैं। हवा मतलब नहीं घुसे ऐसे पॉलीथीन में बंद कर देते हैं। वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस का भी यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, जिसकी वजह से वो क्रिया नहीं करती है नमकीन वगैरह से। इसलिए भी क्या होता है कि जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, वो इसलिए भरी होती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है और शीतलन द्वारा। ठीक है, ये 4 प्रकार उपाय हैं विकृत गंधिता से बचने के। और विकृत गंधिता क्या होता है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।